नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज 7वीं कक्षा के अंतर्गत हम दादी माँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। लेखक यहाँ पे अपने बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि कमज़ोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ती, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमाना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। पाठ में बताया गया है कि लेखक इतने बड़े होने के बावजूद भी उनकी कमज़ोरी है, वह कभी कभी डरा करते थे या छोटी छोटी बातों से वह बहुत ज़्यादा डर जाते थे। ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। वो बताते कि इतना बड़ा होने के बावजूद, बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बावजूद भी मेरा मन कभी कभी ऐसा हो जाता है, यानी कि डर जाता है। इसीलिए इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उनके जो मित्र होते हैं, उनके जो शुभचिंतक जो होते हैं, वह उनके मुंह पर लेखक की बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता करते हैं। परंतु जैसे लेखक वहाँ से चले जाते हैं तो उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ करना भी और उनका मजाक करना भी शुरू कर देते हैं। घबराने वाला और डरपोक कह करके उनका मज़ा उड़ाते हैं। तो आगे क्या होता है, लेखक बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। लेखक हमेशा सोचते हैं कि जो बातें उनके जीवन में हुआ करती थी या फिर जिन चीज़ों से वो डरा करते थे या डरते हैं, उन चीज़ों को या फिर उन बातों को वो इसके बाद कभी नहीं सोचेंगे या फिर कभी अपने मन में उसका विचार आने तक नहीं देंगे। ये विचार वह करते हैं। लेकिन होता क्या है, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। जब भी इस तरह के विचार लेखक के मन में आते हैं तो हमेशा की तरह इस बार भी लेखक के मन में बरबस उनके आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, यानी कि वर्षा ऋतु के बाद में आने वाला जो मौसम होता है, महीना होता है शरद महीना, उसके समान स्वच्छ और शीतल, स्वच्छ यानी कि एकदम स्वच्छ और शीतल ठंडी किसी धुंधली छाया नाच उठती है। उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसी एक छाया, एक चित्र नाच उठता है, जैसे कि एकदम शीतल और एकदम स्वच्छ हो। वो चित्र क्या होता है, इसका हमको देखना है। लेखक के आंखों के सामने कौन सी छाया नाचने लगती है, कौन सी छाया उठ खड़ी होती है, उसका हमको देखना है। क्या होता है, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। लेखक को जब भी ये महसूस होता है या फिर उनके आंखों के सामने वह स्वच्छ शीतल धुंधली छाया जब दिखने को मिलती है तो उनको लगता है कि उनको क्वार का यानी कि ठंडी का महीना आया हुआ लगता है। फिर मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है और उनको उसके साथ साथ ये भी लगने लगता है कि वह गांव में है और उनके गांव में चारों ओर जो भी छोटे मोटे नदी नाले हैं वो भर गए हैं और पानी हिलोरे, यानी कि जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती है उसी को हिलोरे कहा जाता है। उस तरह से लहरें उठ रही हो, हिलोरे उठ रही हो और दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक को आगे लगता है कि जो पानी हिलोरे ले रहा है, जो पानी वहाँ पे हिल डुल रहा है, वह दूर के सिवान, सिवान यानी कि गांव की सीमा प्रति, यानी कि सीमाओं से जो पानी बहकर, जिस तरह से बरसात के समय में जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद सारा पानी बह करके किसी एक नाले के माध्यम से आता है, वह पानी वहाँ पर आ करके जम जाता है। तो वो सिवान से पानी बहकर आया हुआ और उस पानी के अंदर मोथा और साई, अधगली घासें और उसके साथ साथ वन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासें के बीच हम देखते हैं कि जब बारिश होती है और जब बाढ़ आती है, नाले में बाढ़ आती है, तो पानी बहुत ही गंदा पानी हमको दिखाई देता है, स्वच्छ पानी नहीं दिखाई देता है। क्योंकि वो पानी जो होता है वह पूरे मतलब जंगल से होता हुआ गुजरता हुआ आता है और उसके अंदर मिट्टी वगैरह जो भी कुछ होता है, जंगल के अंदर जो चीज़ें उसको मिल जाती है उसको लेकर के वह आगे की ओर बढ़ने लगता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि बाढ़ के अंदर बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े खेत डूब जाते हैं,
बहकर चले जाते, बड़े घर बह करके चले जाते। उसी प्रकार से जब जंगल के अंदर बारिश हो रही होती है तो जंगल के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है वो नाले के माध्यम से वो आगे की ओर बढ़ती है या गांव तक आ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी लेखक बताते हैं कि माथा साई और अधगली घासें और वन प्याज और उसके साथ साथ नाना प्रकार की जो बीज होते हैं वो पानी के साथ बह करके उस नाले तक आ जाती है। और आने के बाद जब वो पानी एक जगह पे जम जाता है, किसी एक बहुत बड़े गड्ढे में जा कर के थम जाता है। थम जाने के बाद जैसे जैसे बरसात का समय निकल जाता है और वो पानी धीरे धीरे कर करके सूखने लगता है तो उसके अंदर से बू आने लगती है, यानी कि बदबू आने लगती है। धीरे धीरे कर करके उसके अंदर से गंध आने लगती है। और वहाँ पे आगे लेखक बोलते हैं कि सड़े हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ते रहते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे। और उसी पानी में वो बरसात का टाइम होने के बाद, बरसात का समय निकल जाने के बाद जब वो पानी एक जगह पे बन जाता है और उस पानी में से गंध आने लगती है। इस तरह की गंध मतलब जो उसके अंदर जो बीज या फिर अधगली घासें और उसके साथ साथ मेता साई की घासें, बन प्याज की जड़ें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है और वो सूखने के बाद थोड़ी थोड़ी गंध उसकी आने लगती है। उसी गंध भरे झाग भरे पानी में, झाग का मतलब होता है बबल्स, जिस तरह से हम कपड़े धोने के लिए सर्फ का यूज़ करते हैं, सर्फ को यूज़ करते हैं, यानी कि सोडे का उपयोग करते हैं। और जब वो पानी में डाल करके हम हिलाते हैं तो उसके ऊपर जो बबल्स आते हैं उसी को झाग कहा जाता है। तो ऐसा झाग भरा पानी वहाँ पर होता है और ऐसे झाग भरे पानी में गांव के लड़के सारे मिल करके कूदते हैं या उस झाग भरे पानी में जल भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे होते हैं और उसके अंदर वो नहा रहे होते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक बताते हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। अपना 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 मौसम अपने आप में ही विशेष होता है। हर मौसम में, हर किसी एक अलग अलग मौसम में प्रकृति का अलग अलग नज़ारा देखने को मिलता है और उसके साथ साथ अलग अलग तरह से हम भी, इंसान भी उस प्रकृति का आनंद लेते हुए उस मौसम को हम आनंद से जी रहे होते हैं। किस तरह से लेखक इसीलिए यहाँ पर बताते हैं कि अलग अलग मौसम की अलग अलग बातें होती है। वो बोलते हैं कि आषाढ़ यानी कि सावन के से पड़ने वाला पहला महीना, सावन से पहले आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। वो बताते हैं कि आषाढ़ मास में जामुन और आम नहीं मिलते हैं तो कोई परवाह नहीं, यानी कि जामुन और आम कब मिलते हैं? धूप के सीज़न में, यानी कि आजकल के टाइम पे वो मिलता है जामुन और आम धूप के टाइम पे। और आगे कहते हैं गहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक बताते हैं यहाँ पे अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के खाद्य व्यंजन जो हम प्रयोग में लाते हैं। जिस तरह से जब बरसात का समय होता है तो घर के अंदर हम बैठ करके गरम गरम कुछ खा रहे होते हैं, पका करके चाय पी रहे होते हैं, पकौड़ी वगैरह तल करके खा रहे होते हैं। और उसी तरह से अगर समर यानी कि धूप का सीज़न अगर चल रहा हो, आषाढ़ का सीज़न चल रहा हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, घर में बैठ करके कुछ ठंडे पदार्थ बना करके पी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। और उसी तरह से जब ठंडी का समय होता है तो उसी समय गरम गरम चीज़ें कुछ बना करके खाना, ये अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। तो लेखक यहाँ पे वही बताते हैं कि इस मौसम के टाइम पे जैसे आषाढ़ में आम और जामुन नहीं मिलते तो कोई परवाह नहीं है, और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ के लड्डू अगर नहीं मिलते तो भी कोई बात नहीं है। और उसके साथ साथ अगर क्वार के महीनों में मतलब ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, परंतु इस क्वार के महीने में उस झाग भरे जल में कूदने को नहीं मिलता है तो बहुत ही बुरा मालूम होता है। लेखक बताते हैं कि ऐसे मौसम में या उस क्वार के महीने में अगर उस पानी में, झाग भरे पानी में कूदने को या खेलने को हमको नहीं मिलता है तो बहुत बुरा मालूम होता है। वो बताते हैं मैं भीतर हुड़क रहा था। लेखक भी उस झाग भरे पानी में डूब चुके होते हैं या उस झाग भरे पानी में वो तैर करके आए हुए होते हैं। और यहाँ पे वह क्या करते हैं, देखो वह घर के अंदर हुड़क रहते, हुड़कना मतलब ठंड से वह कब कब पा रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगी होती है, यानी कि उस टाइम पे वह बीमार पड़ रहे होते हैं या बीमार पड़ चुके होते हैं। तो 2-1 दिन अच्छी लगती हैं, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो सर में,
ही तो कूद सका था, न नहा धोकर बीमार हो गया, हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक बताते कि एक दो दिन ही उस ज्वार भरे पानी में कूदा था, उसका आनंद ले चुका था, और तीसरे चौथे दिन मुझे बुखार ने जकड़ लिया था। ना जाने मुझे ये छोटी हल्की हल्की बीमारी क्यों अच्छी लगती है, मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा ज्वर, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि जो उनका खाद्य पदार्थ जो था नींबू और साबू, यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा वो दिल से खाते थे, उसको दिल से पसंद करा करते थे। जब भी उनको सर दर्द या फिर बुखार जुखाम आता था, तो ये चीज़ उनको, उनकी जो सबसे पसंदीदा चीज़ थी वो उनको खाने को मिलती थी। और इसीलिए वो चाहते थे कि इस तरह की बुखार, इस तरह का सिर दर्द उनको हमेशा आता रहे, क्योंकि उनकी सबसे अच्छी खाने की चीज़ें उनको वहाँ पर मिलती। इसलिए वो चाहते हैं कि बुखार और सर दर्द हमेशा थोड़ा थोड़ा रहा करे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन इस बार जब उनको बुखार आया, जब उनका सिर दर्द होने लगा, तो पिछली बार की तरह थोड़ा थोड़ा नहीं था, बल्कि कुछ अधिक ही था। यहाँ पे होता क्या है कि ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा 12 बजे के बाद। यहाँ पे लेखक को ज्वर यानी कि बुखार बहुत ही चढ़ता गया, इतना ज़्यादा चढ़ता गया, इतना ज़्यादा बुखार तेज़ होता गया कि वह दिन में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बार बार उनको बुखार चढ़ने लगा। इतना ज़्यादा चढ़ने लगा कि चादर के ऊपर चादर डालने के बावजूद भी उनको ठंडी और बुखार से राहत नहीं मिल रही थी। इतना ज़्यादा बुखार उनको चढ़ चुका था, इतनी ज़्यादा उनको ठंड लग रही थी कि बहुत सारी जितनी भी रज़ाई या चादर घर के अंदर पड़े हुए थे, वो सारे के सारे उनके ऊपर डाल दिए गए थे। फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और वो बुखार रात में 12 बजे के बाद जा कर के कम हो जाता है, उतर जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि दिन में जब सुबह होती है तो वो चादर लिपेट करके सोते हैं। सोने के बाद वहाँ पे दादी माँ का प्रवेश होता है, दादी माँ वहाँ पर आती है, वो शायद वहाँ पे नहा कर आई थी। इसके आगे का कल अगला अध्याय हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।